नमस्कार सभी को। मैं सेल्फ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, सहायक आचार्य EFM राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी। आज हम बीकॉम पार्ट 3 के अंतर्गत पेपर फर्स्ट में पंचायती राज से संबंधित संवैधानिक प्रावधान बनने से पहले उसके पंचायती राज, उसका अर्थ, उसके उद्देश्य, विशेषताएं और उसमें लागू किए गए संवैधानिक प्रावधान और 73वां संवैधानिक संशोधन और इसके आलोचनात्मक मूल्यांकन संबंधी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, हमारे देश में महात्मा गांधी ने सच्चा प्रजातंत्र केंद्र में बैठे हुए 20 लोगों द्वारा नहीं चलाया जा सकता, इसे नीचे से चलाना होगा, हर गांव के लोगों को चलाना होगा, यह कथन है। महात्मा गांधी के इस कथन से प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण तथा पंचायती राज की महत्ता ध्वनित होती है। पंचायती राज की स्थापना भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण तथा पंचायती राज दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। राजस्थान को वह पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त है जिसने अपने यहाँ पंचायती राज की स्थापना की। पंचायती राज की स्थापना राजस्थान में सर्वप्रथम हुई है। राजस्थान विधानमंडल ने 2 सितंबर 1959 को देश में सबसे पहले पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम पारित किया और 2 अक्टूबर 1959 को स्वर्गीय पंडित प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा नागौर राजस्थान में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। तत्पश्चात देश के अन्य राज्यों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की गई। हमारे देश में प्राचीन काल से ही ग्राम पंचायतें हमारे लोकतंत्र की धड़कन रही है। ये पंचायतें गांव के सामुदायिक जीवन की संरक्षक थी। मानव जीवन की सभी गतिविधियों का संचालन पंचायतों की देखरेख में ही होता है। पंचायत में सामान्यतया गांव के विभिन्न वर्गों के 5 बुद्धिमान व्यक्ति होते थे, किंतु समय बीतने के साथ संख्या की ये सीमा भी समाप्त हो गई। पंचायतें हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों की रीढ़ की हड्डी रही है, जिनके चारों ओर गाँव की समुची सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियां चलती थी। वैदिक काल से लेकर ब्रिटिश शासन तक के प्रारंभ तक पंचायतें ही हमारे गांवों और उनकी आवश्यकताओं की देखभाल करती थी। औद्योगिकरण के आवागमन से गांव के सामुदायिक जीवन में बिखराव आने लगा और अत्यधिक केंद्रीकृत ब्रिटिश शासन में पंचायत संस्थाओं को गहरा आघात लगा। नेक्स्ट है विकेंद्रीकरण तथा लोकतंत्र का क्या अर्थ है। विकेंद्रीकरण शब्द का अर्थ यह है कि किसी भी केंद्रीभूत शक्ति को कई भागों में बांट देना या उसे एक स्थान पर न रहने देना। लोकतंत्र का शासन प्रणाली में विकेंद्रीकरण के बिना प्रजातंत्र का पनपना अत्यधिक कठिन कार्य है। ब्राइस के शब्दों में प्रजातंत्र शासन का वह रूप है जिससे राज्याधिकार किसी विशेष श्रेणी के लोगों को नहीं बल्कि समूचे समाज के लोगों को प्रदान किए जाते हैं। लिंकन के अनुसार प्रजातंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र में शासन जनता या जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में रहता है। बलवंत राय मेहता के शब्दों में प्रजातंत्र की परिकल्पना यह है कि केवल ऊपर से ही शासन न चला जाए बल्कि स्थानीय प्रतिभाओं का विकास किया जाए। यह तभी संभव है जबकि वे सक्रियता से सरकार के कार्यों में भाग ले सकें। इसे ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या पंचायती राज कहते हैं। जिस राज्य में सत्ता का जितना अधिक विस्तार होगा वह उतना ही अधिक लोकतांत्रिक और लोक कल्याणकारी राज्य होगा। सर्वसाधारण के पास ज्यादा से ज्यादा अधिकार आएंगे तब वे अपना कर्तव्य पालन में पूर्ण निष्ठा से करेंगे। विकेंद्रित व्यवस्था में जनता अपने विकास और कल्याण संबंधी कार्यों के लिए शासन पर निर्भर न होकर स्वयं अपने साधनों से कार्य पूरा करने के लिए तत्पर रहेगी, क्योंकि उनके पास सत्ता होगी, अधिकार होंगे और उनके उपयोग करने की शक्ति उन्हीं के पास होगी। अतः विकेंद्रीकरण प्रजातंत्र में घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर जोर देते हुए पंडित नेहरू ने कहा है कि लोकतंत्र की किसी भी सच्ची व्यवस्था का आधार विकेंद्रीकरण ही है और होना भी चाहिए। हमें लोकतंत्र के बारे में चोटी से ही सोचने की आदत सी पड़ गई और नीचे से लोकतंत्र के बारे में हम कोई खास सोच विचार नहीं करते। जब तक कि लोकतंत्र का नीचे के आधार पर निर्माण नहीं किया जाएगा वह शिखर पर सफल नहीं होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में
प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज को महत्व देते हुए अनुच्छेद 40 में लिखा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। निसंदेह ये शब्द थोड़े हैं किंतु अर्थ बहुत ही गंभीर है। ग्रामीण भारत में सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और स्थानीय प्रयासों को उपयोगिता बनाए रखने के उद्देश्य से जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई। 24 नवंबर 1957 को समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को पेश कर दी। समिति ने सिफारिश की कि राज्य से नीचे स्तर पर अधिकारियों और दायित्वों का विकेंद्रीकरण करना अत्यंत आवश्यक है। समिति ने कहा कि सत्ता ऐसी संस्था को सौंपी जाए जो अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी विकास कार्यों के लिए उत्तरदायी हो और सरकार का काम मार्गदर्शन उच्च स्तर की योजनाओं जहां आवश्यकता हो धन उपलब्ध कराना ही भी होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये सिफारिशें स्वीकार कर ली और उन संस्थाओं का नाम पंचायती राज रखा। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रणाली लागू करने में राजस्थान सबसे पहले आगे आया और जो 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था शुरू हो गई। उसी साल नवंबर में आंध्र प्रदेश में भी यह कदम उठा लिया गया। महाराष्ट्र में 1 मई 1962 को पंचायती राज प्रणाली अपनाई गई। पिछले 2 दशक में इन संस्थाओं ने लोकतंत्र विकास की प्राचीन परंपराओं को निर्वाह करने के साथ साथ सब लोगों के लिए कल्याण और अधिक उद्देश्यों की ओर भी कदम उठाए। जिला प्रशासन के रूप में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से विकास की प्रक्रिया तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जड़ें हमारे यहाँ बहुत गहरी जम चुकी है। पंचायती राज प्रणाली साधारणतया गांव, खंड और जिले स्तर पर त्रिस्तरीय व्यवस्था है, परंतु विभिन्न राज्य अपनी स्थानीय स्थितियों के अनुरूप इस ढांचे में परिवर्तन कर सकते हैं। सभी पंचायती राज संस्थाएं मूलतः एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पिछड़े वर्गों, महिलाओं और सहकारी समितियों को इन संस्थाओं में विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाता है। नेक्स्ट, इस पंचायती राज की विशेषताएं जो त्रिस्तरीय ग्राम स्तर, खंड स्तर पर और जिला स्तर पर है, इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पंचायती राज के तीनों स्तरों में सहयोग संबंध स्थापित किए गए हैं। पंचायती राज प्रणाली में स्थानीय लोगों को काम करने की आज़ादी, देखरेख ऊपर से ही होती है। पंचायती राज संस्थाओं निर्वाचित होती है। इसके अलावा इसके सभी कर्मचारी निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधीन काम करते हैं। इन संस्थाओं को साधन जुटाने, जनसहयोग संगठित करने के अधिकार है। ग्रामीण विकास संबंधी कार्यक्रम और योजनाओं को क्रियान्वयन इन स्तरों संगठनों द्वारा ही किया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था को इस रूप में लागू किया गया कि भविष्य में उत्तरदायित्व सत्ता का केंद्रीकरण किया जा सके। नेक्स्ट, इस पंचायती राज विचारधारा क्या है, इसके बारे में यह है कि गांव के लोग अपने शासन का उत्तरदायित्व स्वयं संभाल ले। यही एक महान आदर्श है जिसे प्राप्त किया जाना है। यह आवश्यक है कि गांव में रहने वाले लोग कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, पशुपालन आदि से संबंधित विकास क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लें। ग्रामीण लोग न केवल कार्यक्रम के क्रियान्वयन में भाग लें, बल्कि उन्हें यह अधिकार भी होना चाहिए कि वे अपनी आवश्यकताओं और अनिवार्यताओं के विषय में स्वयं ही निर्णय लें। पंचायत राज में लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं और नीतियों का निर्माण करते हैं और जनता की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके अनुसार ही अपने कार्यक्रम लागू करते हैं। इस प्रकार देश की जड़ों तक लोकतंत्र को प्रवेश कराया गया। इसके अंतर्गत जनता के नीचे स्तर पर स्थित लोग विदेश के प्रशासन से संबंध हो जाते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से स्थानीय लोग न केवल नीति का निर्धारण करते हैं, बल्कि उनके क्रियान्वयन तथा प्रशासन का नियंत्रण और मार्गदर्शन भी करते हैं। नेक्स्ट, पंचायती राज की आवश्यकता एवं महत्व जो निम्न बिंदु के आधार पर हम स्पष्ट कर सकते हैं। क्योंकि पंचायती राज विचार सदियों पुरानी संस्था का पुनर्जीवित करना नहीं, पुरानी पंचायतें गांव में रहने वाले परिवार के मुखियों की होती थी। वर्तमान समय में उनके लोकतांत्रिक चुनाव नहीं होते थे। आमतौर पर परिवारों के मुखिया संबंधित क्षेत्र की तत्कालीन परंपराओं के अनुसार ही चुने जाते थे। अधिकांश मामले में पद वंशानुगत होते थे। पंचायतें बहुत पुराने जमाने से
ही विद्यमान थी, लेकिन वर्तमान पंचायत संस्थाएं इस मायने में नहीं है। उनका काफी अधिकार, साधन और जिम्मेदारियां सौंपी गई है। नाम पुराना है मगर संस्थाएं नहीं है। इसकी निम्नलिखित महत्व है। नेक्स्ट, प्रजातंत्र का आधार। देश में स्वस्थ प्रजातांत्रिक परंपराओं को स्थापित करने के लिए पंचायती राज आधार प्रदान किया गया। इसके माध्यम से शासन सत्ता जनता के हाथों में चली गई जाती है। यह व्यवस्था ग्रामीण जनता में लोकतांत्रिक संगठनों के प्रति रुचि स्थापित करती है। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण। पंचायती राज के द्वारा शासकीय शक्तियों और कार्यों का विकेंद्रीकरण किया जाता है। विकेंद्रीकरण की इस प्रक्रिया में शासकीय सत्ता गिनी चुनी संस्थाओं में न रहकर गांव की पंचायत के कार्यकर्ताओं के हाथों में आ जाती है, जिससे केंद्र और राज्य सरकारों पर कार्य का बोझ कम हो जाता है। नेक्स्ट, भावी नेतृत्व। पंचायती राज संस्थाएं देश का भावी नेतृत्व तैयार करती है। सांसदों, विधायकों, मंत्रियों को प्राथमिक अनुभव और प्रशिक्षण प्रदान करती है। इससे वे ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं से अवगत होते हैं। गांव में उचित नेतृत्व का विकास करने, विकास कार्यों में जनता की रुचि बढ़ाने में पंचायतों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। राजनीतिक चेतना। पंचायतें नागरिकों को अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग की शिक्षा देती है, साथ ही उनमें नागरिक गुणों का विकास करने में मदद करती है। इसके अलावा पंचायतों को लोकतंत्र की प्रयोगशाला की भी संख्या दी जा सकती है। नेक्स्ट, जनता व शासन के बीच सहयोग। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जनता शासन के बहुत ही करीब नजदीक पहुंच जाती है। इससे जनता शासन के में परस्पर सहयोग में वृद्धि होती है, जो ग्रामीण विकास और उन्नति के लिए परम आवश्यक है। प्रशासन से समन्वय। पंचायतों के कार्यकर्ता व पदाधिकारी स्थानीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था के बीच एक कड़ी है। इन स्थानीय पदाधिकारियों के बिना ऊपर से प्रारंभ किए गए ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को चलाना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार हम संक्षेप में पंचायती राज व्यवस्था का महत्व है इस तथ्य में है कि इनके द्वारा ही निचले स्तर पर लोकतंत्र का विस्तार करना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और सरकारी कामकाज और विकास गतिविधियों में जनता को शामिल करना संभव है। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं के विकास हेतु सरकार द्वारा जनता द्वारा उठाए गए क्या कदम है। क्योंकि विगत 5 दशकों में पंचायती राज संस्थाओं के विकास हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं। पिछले कुछ अरसे से निरंतर पंचायती राज संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने पर भी बल दिया गया। इस बात का प्रमाण है कि देश की सरकार पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण विकास के लिए एकमात्र जिम्मेदार इकाई के रूप में स्वीकार करती है। ऐसी स्थिति में जबकि ग्रामीण विकास प्रशासन की प्राथमिकता सूची में स्थान पा रहा है, पंचायती राज संस्थाओं की जिम्मेदारियां अधिक बढ़ रही है। पंचायती राज में पंचायतें प्रजातंत्र का प्रथम सोपान है। यह गणतंत्र की आधारशिला है। पंचायतें ही ऐसी संस्थाएं जो गांव के विकास के लिए सीधी जिम्मेदार है। ग्रामीण धरातल पर लोगों का सीधा संपर्क पंचायतों के माध्यम से ही होता है। पंचायती राज संस्थाएं चाहे तो अपने क्षेत्र में संपूर्ण बदलाव ला सकती है। नेक्स्ट, संवैधानिक कदम। पंचायती राज को एक लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया और स्वर्गीय श्री के संथामन के पहल पर इसे एक बड़ी सीमा तक भारतीय संविधान में 40वें संशोधन के रूप में शामिल किया गया। इस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए अग्रसर होगा और उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। इस संवैधानिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए भारत में राज्य सरकारों ने पंचायती राज अधिनियम को लागू किया। अपनी कुछ कमियों के बावजूद पंचायत संस्थाएं भारत में सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तन लाने वाला एक सक्षम संस्थागत ढांचा प्रदान करती है। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति। श्री बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में परियोजना की समिति के अध्ययन दल ने 1957 में अपनी रिपोर्ट में स्वयं शासन के 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की। इस प्रकार समिति ने राजनीतिक प्रशासकीय शक्तियों के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर विचार प्रतिपादित किया। इस समिति का सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में 1959 में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई।
तत्पश्चात विभिन्न राज्यों ने इस व्यवस्था को लागू किया। बलवंत राय समिति की रिपोर्ट के आधार पर जिन राज्यों में पंचायती राज प्रणाली को अपनाया उनमें से अधिकतर में यह व्यवस्था विफल रही, क्योंकि विकेंद्रीकरण योजना बन नहीं पाई, नेतृत्व का विकास नहीं हुआ, विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिकारों पर निर्भरता अधिक रही, पर परिवर्तन अभिनवीकरण और परिणाम अभिनवीकरण प्रणाली में रिस कर पहुंचने में विफल रहा। बलवंत राय मेहता समिति का मत था कि उत्तरदायित्व अधिकारियों के बिना प्रगति संभव नहीं, जबकि समुदाय अपनी समस्याओं को समझने अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करे, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से आवश्यक अधिकारों का प्रयोग करे, स्थानीय प्रशासन पर लगातार सतर्क होकर निगरानी रखे। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर देश के अधिकांश भागों में पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया। गठित की गई कुल पंचायतों के अंतर्गत 90% ग्रामीण जनसंख्या आ गई। 1974 खंडों में 4033 समितियां बनी। कुछ खंडों में जिलों और तालुकों को प्रमुख यूनिटें रखने का फैसला किया गया। कुल 399 जिलों में से 262 में जिला परिषदों का गठन किया गया। इनमें कुछ परिषदों की वास्तविक शक्तियां ज्यादा थी, कुछ की कम। नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति। भारत सरकार ने 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्था के बारे में एक समिति का गठन किया गया। पंचायती राज संस्था के विकास के बारे में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस समिति ने भी पंचायत राज की विभिन्न संस्थाओं के कामकाज की समीक्षा की और इन संस्थाओं को पुनः सक्रिय बनाने के लिए महत्वपूर्ण सिफारिश की। समिति की यह टिप्पणी उचित थी कि पंचायत की कहानी उतार चढ़ाव की कहानी है। ये 3 चरणों से होकर गुजरी है। 1958 से 1964 तक विकास का चरण, 1965 से 69 तक ठहराव का चरण और 1969 से 77 तक ये पतन का चरण। अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1978 में दी, जिसके निम्नलिखित पैरा है। नेक्स्ट, आमतौर पर पंचायती राज संस्थाओं का काम निराशाजनक रहा है और उनके पीछे कमियां और विफलताएं भी रही है। इन संस्थाओं में समाज के आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से दबदबे लोगों के लोग ही हावी रहे हैं, जिनके कारण कमजोर वर्गों तक पहुंच नहीं पाए। राजनीतिक गुटबंदी के कारण भी इनके कामकाज में विकृति आई और विकास कार्य अवरुद्ध और कमजोर हुआ। भ्रष्टाचार, अकुशलता, नियमों की अवहेलना, दैनिक कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप, गुटबंदी, प्रेरित कार्यवाही, सहभावना की जगह अधिकारों पर कब्जा, इन तमाम कारणों से औसत ग्रामीण के लिए पंचायत राज की उपयोगिता सीमित होकर रह गई। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरों के पंचायत राज मॉडल का सुझाव दिया, अर्थात जिला परिषद और मंडल पंचायत। इस समिति ने ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रबंध पर जोर दिया और सिफारिश की कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण की वर्तमान योजना पर प्रत्यक्ष विचार विस्तृत करना आवश्यक है। समिति की रिपोर्ट के बाद एक मॉडल विधेयक तैयार किया गया। आशा थी कि सभी राज्य सरकार इस विधेयक का अनुसरण करेगी और विधेयक को पारित करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट, राव समिति। यह समिति श्री जीवी राव की अध्यक्षता में 1985 में गठित की गई। राव समिति के प्रमुख सिफारिशें थी: जिला स्तर पर प्रभावी समन्वय, उपयुक्त निर्देशन, नियोजन का विकेंद्रीकरण, राष्ट्रीय उद्देश्यों एवं जिला स्तर पर क्षेत्रीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन। नेक्स्ट, सिंघवी समिति। इस समिति का गठन 1986 में किया गया, जिसके अध्यक्ष श्री ML सिंघवी थे और सिंघवी समिति ने त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिशों पर सिफारिश की। इस समिति ने ग्राम सभा के प्रजातंत्र की तीसरी कतार माना, जबकि लोकतंत्र को प्रथम, विधानसभा को दूसरी कतार। नेक्स्ट, 73वां संविधान संशोधन। वर्ष 1977 से 1987 तक पंचायत राज संस्थाओं उपेक्षा से दौर से गुजरी। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की अग्रलिखित टिप्पणी से पंचायती राज के जरिए विकास योजनाओं की विफलता का स्पष्ट संकेत मिलता है। विकास योजनाओं के लिए दिए गए प्रत्येक 100 रुपये में से 85 रुपये वेतन इमारत पर ही खर्च कर दिए गए और केवल 15 रुपये कार्यक्रम पर। हम यह नहीं कह सकते कि अगर योजना की जड़ें गांव में और सबसे गरीब लोगों के घरों में नहीं है तो योजना लाभकारी हो पाएगी। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने ग्रामीण विकास में पंचायती राज के महत्व को स्वीकार करते हुए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज को सुदृढ़ करने का आह्वान किया।
लेकिन तत्कालिक संवैधानिक और सामाजिक ढांचे के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाएं सफलतापूर्वक काम नहीं कर सकती थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज संस्थाओं के विकास हेतु 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम को संसद ने 1993 में पारित किया। यह अधिनियम इन संस्थाओं के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। नेक्स्ट, थैंक यू।